ओके, मुझे लगता है लास्ट क्लास में हमने शायद लोगरिथम के क्वेश्चंस किए थे, राइट? और इस क्लास में हमें कुछ और फंक्शंस को देखना था। तो हम मॉडुलस, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल तीनों फंक्शन कर चुके हैं, राइट? और पॉलिनोमियल्स भी देख चुके हैं। नाउ 2-3 डिफरेंट काइंड के फंक्शंस और मैं आपको बताना चाहता हूं। सो फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ये होते हैं हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। और अगर हम इनका जनरल डोमेन एंड रेंज चेक करते हैं तो डोमेन इज बेसिकली कि क्या क्या वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, x की जगह क्या रख सकते हैं। एंड रेंज विल बी कि y की क्या वैल्यू आ सकती है, यानी कि cos x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, tan x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, सो ये है इनके जनरल डोमेन एंड रेंज। साइन एक्स का डोमेन यानी कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है साइन एक्स में, इन सबको अगर मैं इज इक्वल्स टू y ले लूं तो डोमेन इज बेसिकली वैल्यूज ऑफ x एंड रेंज इज बेसिकली वैल्यूज ऑफ y, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर हम साइन x की बात करें तो x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, वॉट एवर एंगल वी पुट वो वैलिड होगा, राइट? तो x की वैल्यू हम रख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक आप कुछ भी रख सकते हैं डोमेन को, ओके? और इसकी रेंज होगी -1 to 1, यानी कि साइन एक्स का कोई भी जो भी आंसर आएगा, आप एक्स को जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, साइन एक्स विल ऑलवेज बी इन बिटवीन -1 to 1, इंक्लूडिंग -1 and 1। तो साइन एक्स 1 या -1 वैल्यू दे सकता है, बट कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। एंड सेम गोज फॉर cos x। सर ये ऐसा है कि पूरा याद ही करना पड़ेगा? हाँ, ये उनको याद करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि साइन एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, cos x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ऑल्दो हम समझ भी सकते हैं, साइन एक्स जो था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता था, तो हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर से बड़ा नहीं हो सकता, ऑल्दो इक्वल भी नहीं हो सकता। बट इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री में होंगे कि वाई इट इज 1, बट हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा ही होगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू कभी भी 1 या -1 से बड़ी या -1 से छोटी नहीं हो सकती। एंड सेम गोज फॉर cos x। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो परपेंडिकुलर बेस दोनों हाइपोटेन्यूज से छोटे होंगे, इसीलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1 से छोटा होगा। तो परपेंडिकुलर, I didn't get that. Could you try again? सॉरी, सर मतलब कि 1 के इक्वल और 1 से छोटा हो। हाँ 1 से इक्वल या 1 से छोटा होगा, दोनों ही वैल्यूज cos x भी और sin x भी। cos x is base upon hypotenuse। I didn't catch that. Could you try again? ओके, एंड tan x में डोमेन जो होगा हमारा वो होगा, अब tan x की वैल्यू देखो, tan x इज बेसिकली sin x अपॉन cos x। तो tan x का जो वैल्यू है वो sin x अपॉन cos x आएगा। अब यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर, तो फिर से डोमेन की कंडीशंस डोमेन की कंडीशंस हुआ करती थी कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। यहाँ पे cos x हमारा डिनोमिनेटर में, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। नाउ cos x 0 कहाँ होता है ये अभी आपको नहीं पता, बट मैं बता देता हूँ, सारे मल्टीपल्स ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे 0 होता है। तो आप x को कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x जहां पे हमारा cos x 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, right? और इसका आंसर हो सकता है ऑल रियल नंबर्स, 10x
क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है, परपेंडिकुलर भी कुछ भी हो सकता है और बेस भी कुछ भी हो सकता है। तो कभी न्यूमरेटर भी बड़ा हो सकता है डिनोमिनेटर से, परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, और कभी डिनोमिनेटर भी बड़ा हो सकता है। तो ये वैल्यू ऑल रियल नंबर्स हो सकती है। सिमिलरली कॉटेक्स के लिए अगर हम डोमेन की कंडीशन लगाते हैं तो कॉटेक्स होता है cos x अपॉन sin x, यानी कि सारी वैल्यूज रख सकते हैं एक्सेप्ट दोज वैल्यूज जहां पे sin x 0 हो रहा होगा, और sin x 0 होता है ऑल द मल्टीपल्स ऑफ पाई, n इज एनी इंटीजर, कोई भी मल्टीपल हो पाई का। पाई इज बेसिकली 180 सर डिग्री। मतलब कि सारे रियल नंबर्स भी हो सकता है और बस इंटीजर्स को छोड़ के। नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई को छोड़ के, लाइक पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब वैल्यूज नहीं रख सकते। तो सर अपने यहाँ पे n n पाई, इंटीजर या n पाई इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल्स ऑफ पाई। n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे अगर हम यहाँ पे, तो n पाई इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाई है हमारा 180 डिग्री, ये हम पढ़ेंगे जब हम डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन देखेंगे। तो पाई रेडियन में एक यूनिट है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। और ये n पाई में n की अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर जो चाहो, तो n पाई हमारा ऐसे बन जाएगा, या तो जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, साइन 0 इज 0, या फिर 1 रखेंगे तो पाई बन जाएगा दैट इज 180 डिग्री, या -1 रखेंगे तो माइनस पाई बन जाएगा। इस तरीके से पहले वाला था 2n+1, 2n+1 रिप्रेजेंट्स ऑड नंबर, राइट। तो ये था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जैसे कि आप n की कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पे, सपोज आपने n को रखा 1, तो ये बन गया 1 रखते 2 इंटू 1 2, 2+1 इज 3, यानी कि 3 पाई बाय 2। सर n तो को 2 आपने ये रखो, r के आगे माइनस क्यों डाला? माइनस कि मतलब नहीं कि होगा। r, हाँ यस, r से ये घटा दो, हटा दे, ये सारी चीजें नहीं हो सकती, और कोई भी रियल नंबर रख लो, ओके। हाँ ठीक है सर। वैसे sec x है 1 अपॉन cos x, यानी कि फिर से cos x 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। cos x 0 होता है, यहां से पता चल सकता है, ये वाली चीज cos x 0 के लिए लगाई गई थी, 2n+1 पाई बाय 2, यानी कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जहां पे भी cos x 0 होगा, जो कि होगा यहाँ पे। cot x इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स। नाउ sec x इज, या तो होती है इसकी रेंज -∞ से 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, या तो ये 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। एंड सेम गोज फॉर cosec x, जो cot x के लिए चल रहा था, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, क्योंकि cosec x के लिए आएगा एक्सप्रेशन 1 अपॉन sin x, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बिल्कुल। और इसकी रेंज भी ऐसी होगी, बिल्कुल इसके उल्टा, cos x के उल्टा चलेगा, या sin x के उल्टा चलेगा, -∞ टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो आप देख सकते हैं कि पेयर्स में वर्क करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके लिए आपको डोमेन रेंज की ये सब कंडीशंस में ध्यान रखना पड़ेगा बस, और बेटर तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। सर मतलब सेक और कॉसेक का जो रेंज होगा वो सेम होगा? हाँ, सेक कोसेक का रेंज सेम होगा, क्योंकि सेक है कॉस का उल्टा, तो जो जो वैल्यूज कॉस ले सकता है मतलब उसका कि ये तो उल्टा कर रहे इजी है हैं। ना, साइन और कॉस का सेम होगा, सेक और कॉसेक का सेम होगा, टैन कॉट का सेम होगा। बिल्कुल। सर ये जो टैन और आपका सेक है, इसमें जो हमें ऐसे इंटीजर n बिलोंग्स तो ऐसे कुछ नहीं दिया, मतलब कि n सब कुछ हो सकता है। एन सब में इंटीजर्स ही होगा, एन एक ही बार मैंने लिखा है, इसीलिए लिखा है कि एन हर जगह इंटीजर है।
कोई भी ठीक है इंटीग्रल ठीक है वैल्यू सर। ले सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ के बजाय। तो ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो भी इसका नंबर था यार, मेरे को नहीं पता कौन से सीरियल नंबर पे अपन चल रहे थे, पर जितने लिख चुके हैं उसी में सर टू ये बी जो आपने कंटिन्यू। लिखा है पाई इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि सबके ये भी। ये हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी हम ज्यादा क्वेश्चंस फेस नहीं करेंगे। बट बेसिकली मैं यही बताना चाहता था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन कॉस टेन सेक कोसेक, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं। तो इसमें हमारे पास डोमेन और रेंज किस तरीके से देखा जा रहा है, तो अभी सिर्फ डोमेन को भी देख सकता है। ये जो एंगल्स और रेंज के बारे में हम बात करेंगे दोबारा ट्रिग्नोमेट्री में चल के भी। अभी हमारे पास इसके ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। सर लोगारिथमिक फंक्शन के बाद यही है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ सर, ओके सर, फोर्थ है फिर। ठीक है, तो इफ दिस इज फोर्थ देन दिस इज फिफ्थ। पर फिफ्थ लिखने से पहले एक बात समझते हैं। सर हाँ जी, सर मॉड्यूलस फंक्शन भी किया था। मॉडुलस फंक्शन नहीं किया? सर भी किया था, आई थिंक वो हाँ। लॉगरिथम के बाद था। ओके, हाँ राइट, लास्ट क्लास में लास्ट चीज मॉडुलस फंक्शन ही देखा था हमने, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के बाद इनइक्वालिटीज हम थोड़ा पढ़ चुके हैं पहले। ओके, कैन आई रैप दिस? सभी लोगों ने नोट कर लिया या कोई Yes, बच्चा sir, है तो yes, बता sir. सकते हो? कर लिया सर। ओके, तो ये हुआ अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी की तरह से there are some other functions as well. Now one such function, two such functions are, ये दो फंक्शंस अलग अलग चीजें होती हैं, बट उससे पहले ये चीज समझो। सपोज मेरे पास कोई भी वेरिएबल है, दिस वेरिएबल इज x. नाउ x कैन टेक एनी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक x कुछ भी ले सकता है। Yes, sir, x yes. इज अ वेरिएबल। हमने x वेरिएबल को दिया इसलिए कि भाई आपकी जो भी वैल्यू आएगी मैं तो x की वैल्यू ले लूंगा। नाउ x की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को we can break into two parts. So we can break our x into two parts. One is integral value of x and second is fractional value of x. For example, so this is greatest integer function, या अभी के लिए तो इसको ऐसे लिखो इंटीग्रल वैल्यू। This is fractional value of x. पहले इस चीज को समझो मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर 6.6 लिखा हुआ है तो 6.6 इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक पार्ट हुआ जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू है, और एक पार्ट हुआ जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है। यानी कि कोई भी नंबर दो चीजों से बनता है, एक उसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है और दूसरा उसमें इंटीग्रल पार्ट कितना है। लाइक इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.6 और इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट इज 6। 6 प्लस 0.6, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो अगर मैं 6.6 के साथ ये लगा देता विच इज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, ये अगर मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है ऐसे किसी भी नंबर पे इस तरीके के बिग ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब है कि हम उसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालना चाहते हैं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी जस्ट छोटा इससे इंटीजर है वो इसका आंसर होगा। 6.6 से जस्ट छोटा इंटीजर जो आएगा, मैं 6.6 से जब चलना शुरू करूंगा तो 6.6 से छोटे 6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6, 6.6 से जस्ट छोटा इंटीजर इज 6। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। इसका काम ये है, इसके फंक्शनिंग ये है, एंड दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इन्हीं दो चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट फ्रैक्शनल पार्ट।
फ्रैक्शनल पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूले को हम बस ऐसे देख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट होता है वहां पे हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमेशा कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू, और इसका आंसर आएगा हमेशा कोई ना कोई फ्रैक्शनल वैल्यू। ये हमेशा 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा होता है। चलो अभी दिखाता हूं एक चीज और। अब सपोज मुझे किसी नेगेटिव नंबर को ऐसे डिवाइड करना है, तो मैं यहां पे देख चुका हूं दो चीजें। किसी भी नंबर का मैंने फ्रैक्शनल पार्ट निकालना सीखा और किसी भी नंबर का मैंने इंटीग्रल पार्ट निकालना सीखा। लेट्स फाइंड आउट दीज टू थिंग्स फॉर सम नंबर्स। पहला नंबर हम लेते हैं 4.37। तो 4.37 के लिए मुझे इसके इंटीग्रल पार्ट और इसके फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। तो पहले इंटीग्रल पार्ट निकालते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ है। इंटीग्रल पार्ट निकालने के लिए हमें पता है बहुत सिंपल सी थ्योरी लगानी है। 4.37 से जस्ट छोटा जो भी इंटीजर होगा वो इसका इंटीग्रल पार्ट बोला जाएगा। तो 4.37 का इंटीग्रल पार्ट इज 4.37 से जस्ट छोटा इंटीजर विच इज 4। मेरे को निकालना है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.37 ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, x की जगह 4.37 पुट कर रहा हूं बस। तो ये रहा 4.37, ये बना 4, ऊपर निकाल चुका हूं। तो ये वैल्यू आ गई 0.37। तो इसका इंटीग्रल पार्ट इज 4 एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.37। क्या तुम यही चीज Yes, इस sir. नंबर पे लगा सकते हो? -3.28। इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट मेरे को दो। फाइंड आउट द इंटीग्रल Yes, sir. एक मिनट फ्रैक्शनल सर. पार्ट। और टेक्स्ट कर सकते हो, चैट कर सकते हो। हाँ जी, हुआ कैलकुलेट? Yes, sir. हो गया. एक मिनट text करता हूँ. युवराज, क्या ये बात समझ आई कैसे निकालना है इंटीग्रल Yes, पार्ट sir, एंड yes. फ्रैक्शनल पार्ट? ओके, तो ट्राई टू फाइंड आउट फॉर -3.28। व्हाट अबाउट Taha, Anvi एंड आदित्य? सर क्लियरली नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा आया। अच्छा ठीक है। तो किसी भी नंबर का ये आंसर गलत है जिसने भी मेरे को दिया है। एक सेकंड आलोक, दिस इज रॉन्ग। बेटा चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट है अनवी, राइट। ओके चलो हम फाइंड आउट करते हैं फिर से इस नंबर के लिए। -3.28 के लिए मेरे को इसका इंटीग्रल पार्ट ढूंढना है और मेरे को इसका फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढना है। फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढने के लिए तो किसी भी वैल्यू का हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इंटीग्रल पार्ट ढूंढने के लिए हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जो भी उससे जस्ट छोटा इंटीजर होगा वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। नहीं आदित्य, समझते हैं आगे। तो -3.28 के लिए मेरे को ये लगाना है, यानी कि ये वैल्यू मेरी x होगी। नाउ दिस x कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट्स इंटीग्रल वैल्यू एंड इट्स फ्रैक्शनल वैल्यू। इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए
-3.28 की इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए पहली बात तो मेरे को ये लगाना पड़ेगा, ये ब्रैकेट मींस कि मैं इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालना चाहता हूं, right? या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना चाहता हूं इस नंबर का, ये भी बोल सकता हूं, दोनों चीजों में से कुछ भी बोल सकते हैं। करेक्ट है अनवी, गुड। -3.28 के लिए मेरे को कैलकुलेट करना है इसका इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट कैलकुलेट करने के लिए मेरे को ये लॉजिक लगाना है, -3.28 से जस्ट छोटा जो भी इंटीजर होगा वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। आदित्य बता सकते हैं -3.28 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा? मतलब इससे छोटे तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं, पर जो पहला आएगा फर्स्ट लिस्ट में। जैसे 4 से छोटा इंटीजर 3 है। अच्छा, सर -4 छोटा, सॉरी 4 -4 -4 राइट। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा होगा -4 एंड दिस विल बी -3, यहाँ पे कुछ -3.28 होगा, जस्ट छोटा इंटीजर इससे -4 होगा, छोटा तो इससे -5 भी है, छोटा तो इससे -6 भी है, -7, सब इससे छोटे हैं, बट जस्ट पहला जो इस लिस्ट में आता है, फर्स्ट नंबर दैट कम्स इन द लिस्ट ऑफ स्मॉलर इंटीजर्स देन -3.28 इज -4, तो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा -4। नाउ टू फाइंड आउट इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, मैं फिर से यही फॉर्मूला लगाऊंगा, -3.8 का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे मैंने x की जगह -3.28 रखा, तो -3.28 का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल्स टू -3.28 माइनस, और इसकी वैल्यू बनी -4, तो ये बन गया मेरे पास माइनस के 3.28 प्लस 4, यानी कि बेसिकली 4 में से 3.28 को मैं घटा रहा हूं। 4 में से 3.28 को घटाऊंगा, आंसर बनेगा 0.72। तो यानी कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.72 और इसका इंटीग्रल पार्ट होगा -4। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए देखना तो बहुत आसान है, सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा, बट नेगेटिव नंबर्स के लिए नंबर घट जाता है, और फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए 1 में से फ्रैक्शनल पार्ट जो दिख रहा होता है उसको घटाना पड़ता है। लाइक अगर आप 1 में से भी 0.28 को घटा रहे होते तो 0.72 ही आता। सपोज मैं किसी भी इंटीजर के लिए निकालना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4 से जस्ट छोटा इंटीजर 4 ही है, 4 इंटीजर ही तो है। तो जब इसके अंदर कोई इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे तो ये एज इट इज बाहर दे देगा। जैसे मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो एज इट इज बाहर दे देगा, क्योंकि उसका काम है पॉजिटिव करना किसी भी नंबर को। सिमिलरली इसका काम है किसी भी नंबर को इंटीजर बनाना। कौन सा इंटीजर बनाना? जो जस्ट उस नंबर से छोटा होगा, यानी कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट हटा दो। अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं, 0 है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। 4 को मैं लिख सकता हूं 4.0। तो जब भी कोई इंटीजर रखेंगे उसका इंटीग्रल पार्ट तो वही नंबर ही आ जाएगा खुद, और अगर किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो वो आएगा 0, चाहे कोई नेगेटिव इंटीजर हो या कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से चलते हैं हमारे ये दो चीजें, दो फंक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हो रिगार्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट। हाँ लोग पूछ रहे। अगर आपको ये बात समझ आई तो टेल मी दीज टू थिंग्स। -6.33 का इंटीग्रल पार्ट एंड -6.33 का फ्रैक्शनल पार्ट।
इसका काम इंटीजर बनाना है। हेलो, इंटीग्रल पार्ट का मतलब है इंटीजर बनाना उस वैल्यू को। कौन सा इंटीजर बनाना? जो जस्ट उससे छोटा है। अगर वैल्यू खुद में इंटीजर है तो ये उस पर कुछ नहीं कर रहा होगा, ये तो कह रहा है मेरा तो काम है इंटीजर बनाना है। अगर आप इंटीजर ही मेरे अंदर डाल रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका काम ऑलरेडी हुआ है। तो -3, 4 ये तो सब इंटीजर है। इंटीजर को ये ऐसे ही छोड़ देगा। फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शन बताता है किसी भी नंबर में कितना फ्रैक्शन। वो कह रहा है 4 में कुछ फ्रैक्शन है ही नहीं, 4.0 है ये तो 0 फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होगी। करेक्ट है अनवी? आदित्य करेक्ट है। दूसरा आंसर इनकरेक्ट है, पहला आंसर करेक्ट है। अनवी करेक्ट है। तो मेरे दोनों आंसर करेक्ट है या एक पहला वाला सही है दूसरा वाला नहीं, गलत? तेरे दोनों करेक्ट हैं, आदित्य का सेकंड वाला इनकरेक्ट। सर वो माइनस होगा क्या दूसरा वाला? हाँ बस अच्छा ओके ठीक है। -6.33 का अगर हम इंटीग्रल पार्ट निकालते हैं तो इंटीग्रल पार्ट होगा इससे जस्ट छोटा इंटीजर विच विल बी -7 एंड नॉट -5 या -6। तो इससे छोटा इंटीजर है -7, और इसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए आप 1 में से 0.33 को घटा सकते हैं। 1 में से अगर आप 0.33 को घटाएंगे तो ये बचेगा 67, 0.67। युवराज तो ये बात समझ आई? 0.77 होना चाहिए था ना, 67। 7 के साथ 23 ऐड करेंगे तो बनेगा। 67 के साथ 33 ऐड करेंगे तो 100 वाले। यस सर आ सर गया। 100 नहीं। तो 1 से घटा रहे हैं तो बेसिकली 100 में से घटा रहे हैं ना 33। 1 is basically equal to 100 अच्छा decimals. हाँ सर ठीक है सर। And Taha? ताहा, क्या फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट निकालना समझ आया? आलोक निकाल सकता है किसी भी नंबर के लिए अब? हाँ सर। चल फिर इसका बता दे फटाफट से। अब हम सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं, इसका पहले तो मुझे इंटीग्रल पार्ट बता। ऐसे ही बता, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस सर लॉजिक ही लगाना है। -8। -8। और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? सर मुझे लगा मेरा माइक ऑन है। सर 0.54। करेक्ट। तो इस तरीके से यार हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ना मैं आपको इन फंक्शन के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आप इनका फंक्शनिंग समझ चुके हैं। आप ये समझ चुके हैं कि व्हाट डज दे डू, व्हाट डू दे डू। कैन आई रब दिस? कोई बच्चा है तो कैन इन्फॉर्म। Okay, so the next type of function is greatest integer function. तो ओरिजिनेट तो ये यहां से हुए कि हमें why do we need them, क्योंकि हम किसी भी x को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, उसके इंटीग्रल पार्ट में और उसके फ्रैक्शनल पार्ट में। बट उसके बाद हमने इनके बारे में पढ़ना शुरू करा,
y is equals to fx is equals to greatest integer function of x। तो हमारे पास कोई फंक्शन है greatest integer function of x, इसका काम ये है कि ये हर वैल्यू को इंटीजर बनाएगा। आप इसके अंदर कुछ भी पुट कर सकते हो, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। तो इसीलिए इसका डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर्स, आप जो चाहे पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसकी रेंज हुई सिर्फ इंटीजर्स। ये आंसर आपको सिर्फ इंटीजर ही देगा, कोई भी इंटीजर आंसर दे सकता है, जिसके बीच में भी आप वैल्यू पुट करोगे उसके हिसाब से, राइट। अब वही हम देखते हैं कि जिसके बीच में वैल्यू पुट करेंगे तो कैसी कैसी ये वैल्यूज देगा, और उसी से ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। तो लेट्स से x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, यानी कि 0,0 पॉइंट। फिर मैंने x की वैल्यू 0.1 पुट करी, जब x की वैल्यू 0.1 पुट करी तब भी y का आंसर 0 ही आया, क्योंकि 0.1 पे भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इससे जस्ट छोटा इंटीजर होगा, 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर 0 है, 0.2 पे भी सेम आंसर है, 0.99999 तक भी सेम आंसर है, क्योंकि 0.99 का भी छोटा इंटीजर 0 ही होगा। जब वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी पहली बार, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही आएगा, इंटीजर पे एज इट इज बाहर आ जाएगा। 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, फिर से आंसर इसका 1 ही आएगा, क्योंकि ये तो अपना इंटीजर दे रहा है कोई ना कोई। कौन सा इंटीजर दे रहा है? जो छोटा इंटीजर है जस्ट उससे। तो अगर आप 1.5 भी रखेंगे तो भी उससे छोटा इंटीजर 1, 1.99 रखेंगे तो भी उससे छोटा इंटीजर 1, फिर से चेंज होगा नेक्स्ट इंटीजर पे 2 पे आंसर 2 दे देगा, 2 से लेकर 3 के बीच में फिर से आंसर 2 दे देगा। तो इस फंक्शन को हम स्टेप वाइज फंक्शन भी बोल देते हैं, बिकॉज इसका ग्राफ देखना अभी कैसे बनेगा। या फिर एक और नाम इसका फ्लोर वैल्यू फंक्शन। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखी जाएगी तो y होगा 0, इसलिए ग्राफ लाई कर रहा होगा x एक्सिस पे। 1 पे आके वैल्यू यहां नहीं रहेगी, तो मैं एक यहाँ पे ब्लैंक सर्कल दूंगा। ब्लैंक सर्कल का मतलब है कि वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। 1 पे वैल्यू हो जाएगी 1, और जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगी तो वैल्यू पूरा टाइम 1 ही रहेगी। देखो y चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ x चेंज हो रहा है। जैसे ही x 2 पहुंचेगा 2 पे फिर से ग्राफ एक पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 पे y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, और इसी तरीके से इसका ग्राफ सिर्फ बनता जाएगा हर इंटीजर पे चेंज होते हुए। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स और रेंज होगा हमेशा इंटीजर्स। और इसी तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का भी ग्राफ बना सकते हैं। So fractional part of x is basically denoted as x within curly brackets, और इसका काम है किसी भी वैल्यू का फ्रैक्शन बताना, right? यानी कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है। तो y is equals to fractional part of x, इसका डोमेन आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जो चाहे x की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। बट इसकी रेंज हमेशा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट ही दे रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू दे रहा है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होगी, 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ रहेगी। तो रेंज इज इक्वल्स टू 0, 0 आ सकता है, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होगा, बट 1 नहीं हो सकता कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट, 1 से हमेशा छोटा रहेगा।
तो while drawing its graph, सर तो 1 लिखने की जरूरत है क्या? 0.999999 तो हो सकता है ना, जस्ट 1 से छोटा। तो अगर हम 1 को इस तरीके से लिख रहे हैं तो हम यही बोल रहे हैं कि 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 नहीं हो सकता, इसलिए हमने देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज करा है। ओपन Yes. इंटरवल का यही मतलब था ना कि 1 के इक्वल नहीं होगा। तो रेंज 1 से जस्ट छोटा नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता ना 1 से जस्ट छोटा नंबर है क्या, वो लिख के कैसे दिखाएं। तो उसके बजाय ये लिख दिया कि 1 तक कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1। अब जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो फिर से हम इसको वेरी करा के देखेंगे, एक्स की वैल्यूज रखेंगे और चेक करेंगे वाई की क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो किसी भी इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आएगी 0। 0 पे अगर मैं रखता हूं तो 0 का इंटीग्रल पार्ट भी 0 और फ्रैक्शनल पार्ट भी 0। नाउ मैं 0.1 रखता हूं अगर इसके अंदर, तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 ही होगा, यानी कि जो भी मैं एक्स रखता जा रहा हूं एज इट इज बाहर आएगा। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.1, 0.76 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.76, 0.99 का fractional part is 0.99. So this function is behaving just like x when x is in between 0 to 1. तो 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ बनेगा x की तरह, जो कि इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और यही ग्राफ रिपीट होता रहेगा क्योंकि ये फिर से 0 से स्टार्ट होगा। जब 1 से आगे मैं वैल्यू रखना शुरू करूंगा 1.1 पे फिर से 0.1 देगा, तो ये 1 को कभी रीच नहीं कर पाएगा। 1 तक रीच करेगा बट 1 को कभी टच नहीं करेगा, इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। बट यही ग्राफ हर इंटीजर से रिपीट होता चला जाएगा, इसकी यही वैल्यूज होंगी। सर बट फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कुछ और होना चाहिए। समझ नहीं आया, फिर से Yes. बोलेगा आगे। So graphical part मेरे को समझ नहीं आया। ग्राफ ओके, ये ग्राफ को समझने के लिए थोड़ा हमें स्ट्रेट लाइन भी आना चाहिए। सो दिस ग्राफ इज बेसिकली अ रिपीटिंग ग्राफ। ऐसे ग्राफ को हम पीरियोडिक ग्राफ बोल सकते हैं, जो रिपीट होते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा स्ट्रेट लाइन भी आना चाहिए और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी समझ आना चाहिए। तो पहले इसे ऐसे चेक करो कि जब भी मैं एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखूंगा तो वो वैल्यू एज इट इज बाहर आ जा रही है। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, 0.1 आया। सिमिलरली मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल्स दिखाए, इन सबका फ्रैक्शनल पार्ट एग्जैक्टली जो वैल्यू जो अंदर आपने वैल्यू रखी थी वही बाहर आ गई, राइट? Yes. तो यानी कि 0 से 1 के बीच में जब भी x की कोई वैल्यू रख रहे हो आप, तो ये एज इट इज बाहर आ जा रहा है ग्राफ। यानी कि ये ग्राफ जो है, दिस ग्राफ इज बेसिकली y इज इक्वल्स टू x। y इज इक्वल्स टू x का आप ग्राफ बनाएंगे, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट बनानी 0 से 1 के बीच में ही, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तभी तक ग्राफ ऐसा है। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में शुरू करी तो देखो यहाँ पे x तो 1 से 2 के बीच में जा रहा है इस ग्राफ के अंदर, बट y की वैल्यू 0 से 1 तक ही गई, फिर से ग्राफ उसी में उठा, उतना ही उठा, वैसे एग्जैक्टली बना, क्योंकि 1.1 रखेंगे तो ये 0.1 बन जाएगा। तो ग्राफ लीनियरली वैरी कर रहा है, वैल्यू ऐसी बढ़ती जा रही है लगातार। तो इसी तरीके का ग्राफ रिपीट होता चला जाएगा, राइट? और इसकी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में ही रहेंगी। ऑल्दो ग्राफ पूछा नहीं जाएगा तुमसे, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस ग्राफ। पूछा तुमसे मैक्सिमम इतना जा सकता है कि डोमेन और रेंज क्या होगा इनका। दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। Okay. Understood. तो इतने तरीके की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुए, एल्जेब्रिक फंक्शंस हुए, एल्जेब्रिक फंक्शंस में भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हुए, राइट? डू यू गाइज नो अबाउट इरेशनल नंबर्स? क्या हमने इरेशनल नंबर के बारे में अभी तक बात करी है? एक चीज मैं और पूछना चाहता था बस, लास्ट थिंग।
इसके बारे में मेरे को अपडेट कर सकते हैं आदित्य, आलोक और ताहा, क्योंकि तुम तीनों लोग स्टार्टिंग से हो तो तुम्हारे साथ करी है तो बता सकते हो तुम। Have you discussed irrational numbers yet? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हुई वो जो आपके देखने को मिल सकती हैं। The expressions you will face, these all are functions only. Function is basically an expression. आपको मैंने different kind of expressions दिखाए, which can be used. Okay, can I rub this? कोई बच्चा है तो मेरे को अपडेट कर सकता है। सर एक मिनट, हैंड रेज कर ले, इससे मुझे पता चले। डन। ओके, एक छोटी सी चीज गोइंग फॉरवर्ड हमारे काम आएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इरैशनल नंबर्स के बारे में, बिकॉज यू विल बी एनकाउंटरिंग अ लॉट ऑफ इरैशनल नंबर्स। तो आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया किस किस तरीके के इरैशनल नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं एंड व्हिच नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स। बेसिकली हम लोग जनरली सारे नंबर्स को पहचान जाते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर्स, या फिर होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 ये सब होल नंबर्स। वैसे ही इंटीजर्स में नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे ये सब चीजें, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब तो है ही, साथ साथ -1 -2 -3 -4 ये सब भी है। When we talk about rational numbers, तो रैशनल नंबर्स में जितने भी फ्रैक्शन है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स है, तो वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 1/2 रैशनल है क्योंकि फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन भी ऐसा है कि जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है। अगर ये वैल्यू इंटीग्रल है, ये दोनों इंटीजर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मैं इस नंबर को बोल सकता हूँ हमेशा रैशनल नंबर है। या फिर कुछ इस तरीके का फ्रैक्शन डेसिमल है, दिस डेसिमल इज बेसिकली एंडिंग, 8 के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये एंड हो गया, तो इसको मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देता हूँ। या फिर कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है 0.3333 और ये 3 रिपीट होता जा रहा है, पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार, एंड दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, ये 3 एंड तो नहीं हो रहा है यहाँ पे बट रिपीट हो रहा है, सो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग but non-repeating number. Sorry, non-terminating but repeating number. Repeat हो रहा है, right? But एक काइंड ऑफ इरैशनल मतलब एक काइंड ऑफ नंबर्स को एक और कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है व्हिच इज इरैशनल नंबर्स। तो वैसे तो हम जनरली इरैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म भी ना हो जिनका डेसिमल, एंड नॉन रिपीटिंग। इनका डेसिमल रिपीट भी ना हो रहा हो। The numbers which are non-terminating and non-repeating decimals, but ऐसे numbers हमें देखने को नहीं मिलते हैं। Problem is this, कि आपको ऐसे numbers दिखाए जाएंगे बहुत ज्यादा जो non-terminating भी होंगे, non-repeating भी होंगे, क्योंकि non-repeating decimals को show करने के लिए हमें बहुत सारे decimals लिखने भी पड़ेंगे। Then you will be able to find out कि हाँ जी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। Like √2, हमने √2, √3, √5 इनके प्रूफ भी करे थे 10th क्लास में। √2 इज एन इरैशनल नंबर, क्योंकि इसका अगर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो 1.414 और ये बढ़ता जाएगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा यहाँ पे।
1.41458 कुछ ऐसे करके बनता है। yes. नॉट श्योर दो इन दो डिजिट के बारे में। तो इस तरीके से हमारे पास √2 बनेगा, या फिर पाई 3.14128, या फिर ई लॉग में जो ई आया था वो भी एक इरेशनल नंबर था, उसकी वैल्यू होती है 1.718 कुछ आगे। तो इस तरीके के नंबर्स देखने को मिलते हैं, बट बहुत कॉमनली हम उनको एनकाउंटर नहीं कर रहे होंगे, राइट? और ज्यादा हमें ये दिखाए भी नहीं जाएंगे। वी हैव टू आइडेंटिफाई इरेशनल नंबर्स इन अनदर सेंस। टू 2.71828 और 1.7। दिस इज बेसिकली 2.71828। इस तरीके से चलता जाएगा, कोई पैटर्न नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पे। या फिर ऐसे नंबर्स 0.10 110 1110 1110 इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो पैटर्न तो दिख रहा है बट रिपीट नहीं कर रहा है अभी भी। यहाँ पे पहली बार 10 था, अगली बार 110 आया, राइट? तो इस तरीके के नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोल सकते हैं। बट जैसे कि मैंने अभी बोला कि इस तरीके के नंबर्स को बहुत ज्यादा देख नहीं पाएंगे, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई वन अदर मेथड, कैसे हम इरेशनल नंबर्स को पहचान रहे होंगे। इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए फर्स्ट प्रॉब्लम इज, या फर्स्ट एरिया जिस पे हमें ध्यान देना होगा, सबसे पहली चीज तो हमें हमेशा ये देखना है कि किसी भी नंबर की पावर फ्रैक्शन में अगर हमें दी गई है, राइट? किसी भी नंबर की पावर अगर हमें फ्रैक्शन में दी गई है, और फ्रैक्शन से मेरा मतलब ये है क्यू की वैल्यू 0 तो हो ही ना, डिनोमिनेटर है यहाँ पे क्यू, 0 तो हो ही नहीं सकता, बट +-1 भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 4/1 लिखते हो तो दिस इज बेसिकली 4 ओनली। तो फ्रैक्शन से वैल्यू, तो फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ना ही यहाँ पे -1 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 4 को -1 से डिवाइड करते हो तो उस केस में भी हमारा आंसर बन जाता है -4। तो पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, पावर कुछ इंटीजर में नहीं होनी चाहिए, राइट? एंड दिस a शुड बी ग्रेटर देन 0। सर मतलब कि जो पावर का डिनोमिनेटर है वो +- हो सकता है, हाँ, पावर का डिनोमिनेटर +- हो सकता है, बट हमारा जो नॉर्मल है वो नहीं हो सकता। बट +-1 नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो बेसिकली इंटीजर ही बन जाता है, या -1 से डिवाइड करते हैं तो भी इंटीजर बन जाता है। तो 1 और -1 नहीं होना चाहिए अपना डिनोमिनेटर, और 0 तो हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर 0 कभी हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर है वेयर p and q आर कोप्राइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कोप्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, पहले इसके बेसिक सीख लो, उसके बाद हम नंबर को पहचानना तो सीख जाएंगे। बट पहले ये जो कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ इन पे ध्यान दो। q की वैल्यू जैसे कि कैसे हमने ली है, देन p and q आर कोप्राइम नंबर्स, इससे क्या मतलब है? तो कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यस यस। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ कोप्राइम नंबर्स दिखाता हूँ। 4 and 21 कोप्राइम नंबर्स हमेशा दो नंबर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा नंबर कोई कोप्राइम नंबर्स बोला जाएगा, अकेला कोई भी नंबर कभी कोप्राइम नहीं होगा। कोप्राइम का मतलब है कि दूसरे के साथ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लाइक 4 के फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4, 21 के फैक्टर्स हैं 1 3 7 एंड 21। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनके खुद में चाहे जितने फैक्टर हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि एक्सेप्ट इनका 1 ना सर, एक्सेप्ट 1। या एक्सेप्ट फॉर 1, राइट? तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर 1, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता है। तो 4 और 21 यहाँ पे हमारे पास कोप्राइम नंबर्स बोले जा सकते हैं। नो, ये तो इंपॉर्टेंट थिंग थी कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बट व्हाई एम आई टेकिंग p and q एज कोप्राइम, वो इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास नंबर की जो भी पावर लिखी हो उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। व्हाट आई मीन इज, फॉर एग्जांपल
चलो एक क्वेश्चन से करते हैं इसको सॉल्व। 4 की पावर 3/6, मैं जानना चाहता हूँ कि ये नंबर प्राइम है या रैशनल है या इरैशनल है। तो अगर मैं 4 की Rational. पावर 3, बिल्कुल रैशनल। तो अगर मैं 4 की पावर 3/6 को कैलकुलेट करता हूँ, तो 4 की पावर 3/6 को सबसे पहली चीज तो मुझे पावर में 3/6 दिख रहा है, which is not in the simplest form। फिर तो 3 4 upon स्क्वायर 1/2 हो जाएगा और वो बिल्कुल। 4 का रूट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। और तुम ये भी देख सकते हो भी कि 3 और 6 कोप्राइम नहीं है। यहाँ पे 3 और 6 नंबर्स कोप्राइम नहीं है। 3 और 6 का कॉमन फैक्टर है 3, राइट। तो बेसिकली हम ये देखना चाहते थे कि 3/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लो, तो आपने लिख लिया 4 की पावर 1/2, राइट। नाउ दिस 4 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करने के लिए आप 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर की होल पावर 1/2, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हुए 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होंगे, तो सिंपल 2 की पावर 1 बच गए, यानी कि 2 आ गया आंसर, विच इज एन इंटीजर या रैशनल नंबर। अगर मैं 2/1 लिख दूं तो वहीं पे अगर मैं सपोज आपको एक दूसरा एग्जांपल देता और मैं कहता कि भाई लिखो 5 की पावर 1/4, बताओ ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है। तो 5 के और देख सकते हो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, 5 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, राइट। कहीं से भी यहाँ पे पावर 4 नहीं बन सकता, क्योंकि अगर पावर 4 बनेगा तभी ये डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। तो अगर मेरे पास किसी भी नंबर की पावर फ्रैक्शन में एंड आई कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, तो इस केस में मैं उस नंबर को इरैशनल नंबर बोल सकता हूँ। दिस इज एन इरैशनल नंबर। कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हो। सर तो पहला वाला जो था वो हो सकता है। फिर से बोल, क्या बोल रहे हैं? सर जो पहला वाला वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है ना नहीं नहीं, एक्सेप्शन नहीं है सर, क्योंकि फिर हमें। ए तो वो अगर नॉर्मल क्वेश्चन में 4 1/2 दिया होता तो फिर तो ये सारा फॉलो कर ही रहा है ना रूल्स को। हाँ, तो बस हमें यही चेक करना है फॉर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स कि कौन कौन से नंबर्स रैशनल है, कौन से नंबर इरैशनल है। सर बट ये सब कुछ अच्छा अच्छा ठीक है सर। लाइक सपोज मेरे को दिया जाता है, फॉर एग्जांपल देखो 81 की पावर या फिर 64 की पावर 1/3, और मैंने बोला चेक करो ये नंबर रैशनल है या इरैशनल। तो 64 की पावर 1/3 को चेक करने के लिए सबसे पहली चीज पावर सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि है इस बार, दिस इज ऑलरेडी देयर। 1/3 को आप और छोटा नहीं बना सकते, राइट। अब उसके बाद आप चेक करोगे कि जो भी नंबर दिया हुआ है जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। यानी कि जब आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपके पास कुछ बनेगा विच विल बी लाइक दिस। 64 का फैक्टराइजेशन स्टार्ट करा, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 16, अगेन 2 8, आप चेक कर सकते हो 6 2 आए। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 टू दी होल पावर 1/3, और फिर से 6 और 1/3 का मल्टीप्लीकेशन लिखूंगा, तो ये 3 से कैंसिल होगा 6, इट विल बी 2, 2 into 1 is 2, तो ये बन गया 2 स्क्वायर विच इज 4, अगेन अ रैशनल नंबर। तो आलोक हम इसी तरीके से हर नंबर को चेक कर सकते हैं वेदर इट इज रैशनल और इरैशनल। ठीक है सर। We have to check these examples. Example 4 is 1024 to the power 0.1. Example 5th is 625 to the whole power 0.25. ये दोनों नंबर्स को चेक करके मुझे बताओ क्या ये रैशनल है या इरैशनल। सर फर्स्ट वाला क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो आदित्य? सर युवराज, सर फर्स्ट वाला नंबर क्या है? 1024। 1024, yes. सर वो 0.1 है उसके पास। बिल्कुल, पावर 0.1।
क्या हम 0.1 को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? हाँ सर 1/10। ठीक है। Sir, 2 raised to the power 10 होता है 1024, right? राइट, सर तो 2 हो जाएगा उसका आंसर। बिल्कुल करेक्ट है। चुराया। और सर 625 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। 625 तो रैशनली है, पर Yes, sir, अभी जो हम 5. कैलकुलेट हाँ कर रहे सर 5 आ जाएगा आंसर। हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, तो 5 का पावर 4 आ रहा है। बिल्कुल 25/100 तो 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। तो इसी तरीके से अपन किसी भी रैशनल और इरैशनल नंबर को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो 1024 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 एंड दिस 0.1 इज बेसिकली 1/10। 10 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 which is 2। आलोक कुछ पूछना चाहता है? अभी मना किया था। कल जो कॉल and this 625 will be 5 to the power 4। 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100। 25/100 will be 1/4 only। अगर इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं ये बन जाएगा 5 की पावर 4 into 1/4 which will be 5 की पावर 1 5। देख सकते हैं हम दोनों नंबर रैशनल, या नंबर तो रैशनल इरैशनल कुछ भी आ सकता है, बट कैसे हम पहचानेंगे ये इंपॉर्टेंट है। पावर अगर फ्रैक्शन में रह जाती, नहीं सॉल्व कर पाते, इन दैट केस ये रैशनल नंबर होता, फिर रैशनल नंबर होता। बट अगर पावर पूरी सॉल्व हो सकती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए तो रैशनल नंबर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंड होता है रिलेशन एंड फंक्शन। चलो फिर मिलते हैं गाइस। मेरा जो मिड टर्म है उसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। हाँ सर कॉम्प्लेक्स Okay. नंबर करा दो। यार Yes, तुम sir. लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी कुछ क्लासेस होंगी आफ्टरनून में, बात कर लेना निष्कर्ष सर से, तो करा देंगे उसमें वो ना, कब क्या उसके टाइमिंग से वो पूछ लेंगे। सर जो ट्रिगो की एक्स्ट्रा क्लास है वो आप कब ले पाओगे अब? यार उसके लिए आदित्य मैंने तेरे को बताया था ना, तुझे 19 से बात करनी पड़ेगी। वैसे तो ट्रिगो स्टार्ट ही कर रहे हैं, बट अगर तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो उसके लिए भी हम अलग से दोपहर में 1:30 हाँ to 3 आई गेस में भी हाँ शायद सर। कुछ, सर वो एक तो उसके लिए भी पार्ट कुछ भी कुछ हटा है, प्लान कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का पार्ट हट गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, हाँ सर। सही है यार, ये तो इजी हो गया। बढ़िया। तो वो अपडेट कर दियो मेरे को जब हम पढ़ रहे होंगे। ओके सर फिर मैं निष्कर्ष सर को बोल देता हूँ। ठीक है, ओके। चलो ओके, बाय बाय।